नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस हब बाय डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं आपका गणतंत्र दिवस बहुत अच्छा गया होगा। ठीक है साथी, आज की श्रृंखला में हम देखेंगे कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न। साथी क्या देखेंगे? कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं। साथी लगभग आज आपके 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। साथ ही आज आपको बता दें कि आज आपका एसएससी जीडी का कोई एग्जाम नहीं था। ठीक है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर आपका एसएससी जीडी एग्जाम की छुट्टी थी, इसलिए कल से आपका एग्जाम पुनः शुरू हो जाएगा। इस प्रकार हम उस एग्जाम का एनालिसिस प्रतिदिन शाम 7:30 बजे आपके लिए लेकर आते रहेंगे। ठीक है साथी, एक बार से सभी साथी जुड़ जाएंगे। 50+ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। लगभग हम प्रत्येक क्वेश्चन में जो ऑप्शन होंगे उनके सभी चारों ऑप्शन का भी एनालिसिस करेंगे। ठीक है साथी, इन सभी का भी एनालिसिस करेंगे, इनसे और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से सभी का एनालिसिस करने वाले हैं। एक बार से सभी साथी जुड़ जाएंगे, सेशन को शेयर कर देंगे। ठीक है, अपने दोस्तों में सेशन को शेयर कर देंगे, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है साथी, प्रतिदिन शाम 7:30 बजे आपके लिए जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन एनालिसिस होगा, अन्यथा आपके लिए 50+ क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ठीक है, आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा। कह रहा है थोड़ा डूबूंगा मगर फिर से तैराऊंगा। क्या कह रहा है साथी? थोड़ा डूबूंगा मगर फिर से तैराऊंगा, ए जिंदगी तू देख मैं फिर से जीत जाऊंगा। क्या कह रहा है साथी? ए जिंदगी तू देख मैं फिर से जीत जाऊंगा। कठिनाइयां जरूर आएंगी मंजिल को पाने में साथियों, कठिनाइयां जरूर आएंगी, लेकिन जो इन कठिनाइयों से पार पा लेगा उसका क्या होगा? उसका नैया पार हो जाएगी। कहने का मतलब है कि यदि आप इस नदी रूपी जिंदगी में आपकी नाव पार लगाने के लिए आपके पास खेवैया है तो आप पार जरूर लगा ले जाएंगे। ठीक है, आपको एक अच्छे माध्यम की आवश्यकता है। आप अच्छे माध्यम में शिक्षा ग्रहण करेंगे, इससे आपकी नौकरी लगेगी। ठीक है साथी, आप सभी जुड़े रहेंगे और चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है साथी, पाखू विला लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? जल्दी सभी साथी छाप के बताएंगे जो आपका पाखू विला लोक नृत्य है ये किस राज्य से संबंधित है। जल्दी सभी साथी छाप देंगे जो आपका पाखू विला लोक नृत्य है ये किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो आपको याद रखना है साथी, यदि पूछ ले आपसे झारखंड, क्या पूछ ले? आपसे पूछ ले झारखंड, यहाँ पर एक ऑप्शन साथी मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, यहाँ पर आपका एक ऑप्शन मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, यहाँ पर मेघालय की जगह मिजोरम होना चाहिए। क्या होना चाहिए साथी? मेघालय की जगह पर मिजोरम। ठीक है, मिजोरम। तो आपको याद रखना है साथी, पाखू विला जो लोक नृत्य है ये कहाँ का है? तो आप सभी याद रखेंगे ये मिजोरम का है। कहाँ का साथी? मिजोरम का। ठीक है, इसको अच्छे से याद रख लेंगे। ठीक है, मिजोरम का कौन सा नृत्य है? तो बताना है साथी, ये लोक नृत्य पाखू विला जो है ये मिजोरम राज्य का है। ठीक है, यदि पूछ ले साथी आपसे झारखंड के, तो आपको याद रखना है यहाँ पर कर्मा साथी, एक कर्मा लोक नृत्य होता है। इसके अलावा यहाँ पर फगुआ होता है। कौन साथी? फगुआ होता है। फगुआ के अलावा साथी यहाँ पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट लोक नृत्य कौन होता है? त्यौहार मनाया जाता है सरहुल। ठीक है, कौन सा त्यौहार? सरहुल। इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा आपसे पूछ रहे साथी हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? तो आपको बताना है साथी झोरा। कौन सा? झोरा। इनसे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनका हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, यदि पूछ ले हिमाचल प्रदेश से तो आपको बताना है साथी झोरा। ठीक है, इसके अलावा पूछ ले एक और तो बताना है झाली। ठीक है, झोरा झाली लोक नृत्य कहाँ के हैं? तो बताना है हिमाचल प्रदेश के। यदि पूछे झारखंड के तो कर्मा, फगुआ और सरहुल। ठीक है, इसके अलावा पश्चिम बंगाल के पूछ सकता है आपसे, तो पश्चिम बंगाल के आपको बताना है दुर्गा पूजा। साथी क्या बताना है? दुर्गा पूजा। इसके अलावा साथी आपको बताना है काढ़ी। क्या बताना है? काठी। क्या बताना है साथी? काठी। इसके अलावा साथी आपको बताना है वावली। क्या बताना है साथी? वावली। इसको भी याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पश्चिम बंगाल के। यदि पूछ ले आपसे कहाँ का? मेघालय का। ये ऑप्शन जो आया था ये कट गया है, इसका ऑप्शन तो सही होगा पाखू विला का, क्या मिजोरम। लेकिन मेघालय का यदि आपसे पूछ ले साथी मेघालय का, तो आपको बताना है मेघालय में एक मोस्ट इंपोर्टेंट त्यौहार मनाया जाता है, उसका नाम है वांगला। ठीक है, वांगला। ये बांग्लादेश या पश्चिम बंगाल में नहीं मनाया जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, इसका नाम ऐसा है, इसलिए बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होते हैं कि बांग्ला ये मेघालय का है या पश्चिम बंगाल का। तो बांग्ला आपको याद रखना कहाँ का साथी? मेघालय का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाखू विला कहाँ का साथी? तो याद रखना पाखू विला आपका मिजोरम का है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है नीतू घंगास का संबंध किस खेल से है? जल्दी सभी साथी छाप के बताएंगे जो आपके ये नीतू घंगास हैं इनका संबंध किस खेल से, ये किस खेल की खिलाड़ी है। यदि पूछ ले साथी आपसे कुश्ती, तो आपको याद रखना है कुश्ती में एक तो रवि दहिया। क्या याद रखना है साथी? रवि दहिया। ठीक है, रवि दहिया, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में क्या जीता था? सिल्वर मेडल। ठीक है, इसके अलावा याद रखना है बजरंग पूनिया। कौन साथी? बजरंग पूनिया। ठीक है, बजरंग पूनिया के अलावा आपको याद रखना है साथी
एक और हैं आपके, उनको याद रखना है, कौन है? विनेश फोगाट, ठीक है, जो वर्तमान में अभी चर्चा चल रही है इनकी, विनेश फोगाट की। किसकी साथी? विनेश फोगाट की जो चर्चा चल रही है, ये महिला शोषण से परेशान है, ये धरना दे रही हैं आपकी दिल्ली में, ठीक है, विनेश फोगाट। इनका संबंध किससे है? इनका संबंध भी किससे है साथी? याद रखना है, कुश्ती से, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछ ले ट्रिपल जंप, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे एक खिलाड़ी है आपका ट्रिपल जंप में, इसको याद रखना है आपको, एल्डोस पॉल। क्या याद रखना है साथी? एल्डोस पॉल, ठीक है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है साथी एल्डोस पॉल, एल्डोस पॉल। इस खिलाड़ी ने क्या किया है, जो आपका बर्मिंघम आपका कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, इसमें इसने गोल्ड मेडल जीता, ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो इसको याद रखना, एल्डोस पॉल है, ये किससे संबंधित है? ट्रिपल जंप से। यदि पूछे साथी टेबल टेनिस, तो आपको याद रखना है टेबल टेनिस में एक तो श्रीजा अकूला, कौन साथी? श्रीजा अकूला, ठीक है। श्रीजा अकूला के बाद आपको याद रखना है अचंता शरत कमल, कौन? अचंता शरत कमल, ठीक है, इनको भी याद रखेंगे। शरत कमल किससे है? तो याद रखना टेबल टेनिस से। यदि पूछे नीतू गंगास का संबंध किससे है साथी, तो आपको याद रखना है नीतू गंगास का संबंध है आपका मुक्केबाजी से। किससे साथी? मुक्केबाजी से। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। नीतू गंगास ने अभी क्या जीता था, तो बताना है स्वर्ण मेडल जीता था कॉमनवेल्थ में, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा मुक्केबाजी से आप याद रखना है मैरी कॉम, कौन साथी? मैरी कॉम, ठीक है, 6 बार की विश्व चैंपियन मैरी कॉम, इनको सुपर मोम के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा आप याद रखेंगे मुक्केबाजी में विजेंद्र सिंह साथी, कौन याद रखेंगे? किसे? तो विजेंद्र सिंह को, ठीक है, इनको याद रखेंगे। विजेंद्र सिंह किससे संबंधित है? ये भी मुक्केबाजी से। मैरी कॉम किससे है? तो ये भी मुक्केबाजी से, ठीक है, 6 बार की विश्व चैंपियन है। इसके अलावा आप याद रखेंगे मुक्केबाजी में निकहत जरीन, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये उभरती हुई खिलाड़ी है, ठीक है, कौन है साथी? निकहत जरीन, ये उभरती हुई स्टार है, ये वर्तमान में विश्व चैंपियन बनी है, ठीक है, 2022 में विश्व चैंपियन बनी है। क्या नाम है इनका? निकहत जरीन, ठीक है, इनको भी याद रखेंगे। ये किससे संबंधित है? ये सभी खिलाड़ी आपके हो जाएंगे किससे? मुक्केबाजी से, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है साथी टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को पहला पदक किसने दिलाया है? जल्दी सभी साथी छाप के बताएंगे। जो आपका टोक्यो ओलंपिक हुआ था 2020 वाला, ये इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो बताना है साथी जापान में, ठीक है, जापान की राजधानी क्या है, तो बताना है टोक्यो, ठीक है। ये 2020 का था, लेकिन इसका आयोजन हुआ था 2021 में। कब हुआ था? 2021 में, क्योंकि 2020 में कोरोना के कारण इसको स्थगित कर दिया गया था, ठीक है, इसको याद रखेंगे। यदि पूछे आपसे पहला पदक किसने दिलाया था, तो याद रखना है ये दिलाया था मीराबाई चानू ने। किसने साथी? मीराबाई चानू ने। कौन सा मेडल दिलाया था, तो याद रखना है सिल्वर मेडल, ठीक है, सिल्वर मेडल, इसको याद रखेंगे, ठीक है। इन्होंने पहला पदक भारत को दिलाया था, ठीक है। इसके अलावा यदि पूछे रवि दहिया, तो भी आपको बताया था इन्होंने कौन सा जीता था साथी? सिल्वर मेडल, ठीक है, सिल्वर मेडल जीता था इन्होंने टोक्यो 2020 में, ठीक है। इसके अलावा यदि पूछ ले पीवी सिंधु, तो आपको याद रखना इन्होंने साथी ब्रॉन्ज जीता था। कौन सा? ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता था, तो पीवी सिंधु ने। कब जीता था? 2021 के जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे जापान में, इसमें, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने 2016 में पीवी सिंधु ने क्या जीता था? सिल्वर मेडल जीता था, ठीक है साथी। कौन सा मेडल? सिल्वर मेडल। सिल्वर मेडल कब जीता था, तो बताना है रियो ओलंपिक में 2016 में, ठीक है। ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी कौन है, तो बताना है आपको पीवी सिंधु। इसके अलावा पूछ ले गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ठीक है, इन्होंने क्या जीता था? इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2022 में क्या जीता था साथी, तो आपको याद रखना इन्होंने क्या जीता था? इन्होंने जीता था गोल्ड मेडल, ठीक है, गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल किसने जीता था, तो नीरज चोपड़ा ने। इनको याद रखेंगे, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के लिए इनको क्या मिला है? पद्मश्री भी मिला है, ठीक है, पद्मश्री किसे मिला है, तो नीरज चोपड़ा को, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी आपसे कह रहा है कि ऋग्वेद में उल्लिखित सबसे पवित्र नदी कौन सी है? जल्दी सभी साथी छाप के बताएंगे। जो आपका ऋग्वेद है, इसमें किस नदी का उल्लेख सबसे पवित्र के रूप में माना गया है? जल्दी से बता देंगे सभी साथी। यदि पूछे ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो आपको बताना है साथी सरस्वती। कौन सी नदी? सरस्वती। देखो, ऋग्वैदिक काल की जो सभ्यता थी, ये सप्त सिंधु प्रदेश में थी। किसमें? सप्त सिंधु प्रदेश में, इसको याद रखेंगे, ठीक है। सप्त सिंधु प्रदेश में क्या थी आपकी? ये आपकी ऋग्वैदिक काल की सभ्यता थी, ठीक है, इसको याद रखना। यदि पूछे साथी आपसे सिंधु नदी, तो ये ऋग्वैदिक काल की जो सभ्यता थी, ये सिंधु नदी, इस तरह से एक सिंधु नदी थी। उसके अलावा झेलम थी, झेलम के अलावा रावी, रावी के अलावा ब्यास, ब्यास के अलावा सतलज, इस तरह से कुछ नदियां थी, ठीक है। इसके ऊपर थी कुंभा, काबुल, ठीक है, इसका नाम काबुल है। ये जो 7 नदियों के बीच का क्षेत्र था, इसी को क्या कहते थे साथी? इसको कहते थे सप्त सिंधु प्रदेश, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो बताना है सप्त सिंधु प्रदेश में सबसे बड़ी नदी कौन थी, तो बताना है सिंधु नदी। लेकिन सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है, तो आपको बताना है सरस्वती को, ठीक है। सबसे बड़ी नदी और व्यापारिक नदी तो सिंधु थी, लेकिन सबसे पवित्र नदी क्या थी आपकी? सरस्वती। यदि पूछ ले बेतस्ता, तो इसे बताना है साथी ये झेलम नदी का पुराना नाम है, ठीक है। वेदों में झेलम को क्या कहा गया है? बेतस्ता, ठीक है। बेतस्ता नदी पर आपको बताना है साथी पोरस, कौन सा थी? पोरस और सिकंदर के मध्य युद्ध हुआ था, ठीक है।
कौन किसके मध्य हुआ था? पोरस और सिकंदर के मध्य आपका युद्ध हुआ था बितस्ता का, ठीक है, इसको याद रखेंगे। पोरस और सिकंदर के मध्य कौन सा? बितस्ता का, ठीक है। कब हुआ था? तो आपको याद रखना है 322 बीसी में, ठीक है, 322 बीसी में। इसको देख लेंगे 322 था या 326, इसको देख लेंगे आप लोग, ठीक है। इसके अलावा यदि पूछ ले साथी इसमें विजय किसकी हुई, तो इसमें सिकंदर जीता था, लेकिन हार गया था पोरस, लेकिन हार कर जीतने वाले को क्या कहते हैं? पोरस कहते हैं, ठीक है। क्योंकि पोरस हार कर भी भारत को सिकंदर के अत्याचार से बचा ले गया था। इसने सिकंदर को अंदर नहीं प्रवेश करने दिया था भारत में। भारत की जो ये सीमा थी, इस तरह से ये सीमा के आसपास ही यहाँ पर इसने सिकंदर को रोक लिया था झेलम नदी के तट पर, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना है। तो क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पवित्र नदी आपको याद रखना है कौन सी है? आपकी कौन सी है सबसे पवित्र नदी? सरस्वती। और बताना पोरस और सिकंदर के मध्य बितस्ता का युद्ध हुआ था। इसी युद्ध को कहते हैं हाइडेस पीस का युद्ध। क्या कहते हैं साथी? हाइडेस पीस का युद्ध किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना है साथी, हाइडेस पीस का युद्ध कहते हैं बितस्ता के युद्ध को, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है साथी, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जल्दी सभी साथी छाप के बताएंगे जो आपका सिरोही नेशनल पार्क है ये किस राज्य में स्थित है, ठीक है, जल्दी से बता देंगे सभी साथी। यदि पूछ ले सिरोही नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो आपको याद रखना है साथी मणिपुर में। कहां पर? मणिपुर में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये चर्चा में अक्सर नहीं रहता है, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है। एसएससी जीडी हुआ, यूपी पुलिस हुआ, इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो याद रखना है इसको, सिरोही नेशनल पार्क कहां पर है? मणिपुर में, ठीक है। इसके अलावा यदि पूछ ले साथी तमिलनाडु में कौन कौन से नेशनल पार्क है, तो आपको बताना है गल्फ ऑफ मन्नार। कौन सा? गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क। मन्नार की जो खाड़ी है आपकी, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क कहाँ है? तो आपको बताना है ये साथी तमिलनाडु में। इसके अलावा पूछ ले आपसे इंदिरा गांधी नेशनल पार्क। कौन सा? इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, ये कहाँ है? ये भी तमिलनाडु में। इसका पुराना नाम था साथी अन्नामलाई नेशनल पार्क। क्या था? अन्नामलाई नेशनल पार्क। इसको क्या नाम दिया गया है? इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, ठीक है। इसके अलावा साथी आपको याद रखना है इसमें एक मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान भी है। कौन सा? मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो आपको याद रखना है तमिलनाडु में, ठीक है। इसके अलावा साथी आपसे पूछ ले जम्मू कश्मीर। क्या पूछ ले साथी? आपसे जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय उद्यान पूछ सकता है। तो आपको बताना है साथी जम्मू कश्मीर में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है। जम्मू कश्मीर में एक तो हो गया आपका दाचिंगम। क्या हो गया साथी? दाचिंगम। चिंगम का चबा के कहाँ जाते हैं? तो आपको बताना है जम्मू कश्मीर जाते हैं। तो दाचिंगम नेशनल पार्क कहाँ हो जाएगा? जम्मू कश्मीर, ठीक है। इसके अलावा याद रखना है आपको सलीम अली। कौन सा थी? सलीम अली नेशनल पार्क। सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पर है? यह भी जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा याद रखना है आपको साथी किश्तवाड़। कौन सा? किश्तवाड़ नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये भी आपका जम्मू कश्मीर में, ठीक है। आपको याद रखना है साथी इसके अलावा मणिपुर में तो आपका सिरोही नेशनल पार्क है ही। इसके अलावा एक है आपका काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। कौन सा थी? काबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर है? काबुल लामजाओ, इसको याद रखना है ये विश्व का एकमात्र तैरता नेशनल पार्क है। काबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है साथी ये आपका विश्व का एकमात्र तैरता है। कैसा? विश्व का एकमात्र जो तैरता नेशनल पार्क है, तैरता हुआ। तैरते हुए से मतलब क्या है? ये एक झील में स्थित है साथी। किसमें? ये झील में स्थित है। इस झील का नाम क्या है? तो बताना है लोकटक झील, ठीक है। लोकटक झील इस झील में स्थित है ये नेशनल पार्क। इसी को कहते हैं तैरता हुआ नेशनल पार्क, विश्व का एकमात्र, ठीक है। इसमें पाया जाता है साथी संगाई हिरण। क्या पाया जाता है? संगाई हिरण, ठीक है, संगाई हिरण। इसी हिरण के कारण हम मनाते हैं मणिपुर में संगाई महोत्सव, ठीक है। संगाई महोत्सव कहाँ मनाते हैं? तो मणिपुर में। इसको याद रखना। काबुल लामजाओ नेशनल पार्क कैसा है? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, लोकटक झील में स्थित है, ठीक है। इसको याद रखना है। इसमें संगाई हिरण पाया जाता है। इसी के कारण हम मणिपुर में क्या मनाते हैं? मणिपुर में हम मनाते हैं संगाई महोत्सव, ठीक है। इसको याद रखेंगे। इसके अलावा साथी आपसे पूछ ले मध्य प्रदेश, तो आपको बताना है इसको नेशनल पार्क की भूमि कहा जाता है। कैसे? वनों की भूमि जैसे मध्य प्रदेश है, इसी प्रकार नेशनल पार्क की भी भूमि है, क्योंकि यहाँ पर 11 नेशनल पार्क है साथी। कितने? 11 नेशनल पार्क। विश्व का एकमात्र भारत का एकमात्र राज्य है जिसमें सर्वाधिक नेशनल पार्क है। इसमें 11 है। आपको याद रखना है साथी 11 कौन कौन से हैं? एक कान्हा, कुछ याद रख लेते हैं हम। कान्हा के अलावा पन्ना के अलावा साथी याद रखना है आपको सतपुड़ा, ठीक है। सतपुड़ा देखो, कान्हा टाइगर रिजर्व, कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, ठीक है। इसके अलावा याद रखना है आपको रुद्रसागर नेशनल पार्क। कौन सा साथी? रुद्रसागर नेशनल पार्क। इसके अलावा आपको याद रखना है माधवगढ़ नेशनल पार्क। कौन सा? माधव नेशनल पार्क। इसके अलावा याद रखना है मंडला नेशनल पार्क। कौन सा? मंडला नेशनल पार्क। इसके अलावा साथी आपको याद रखना है कुनु राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? कुनु राष्ट्रीय उद्यान। ये वही कुनु राष्ट्रीय उद्यान है जहां से नामीबिया से भारत 8 चीते लाया था, ठीक है। इनको याद रखेंगे। तो मध्य प्रदेश में बहुत सारे नेशनल पार्क है, लगभग 11। यदि सिरोही पूछे आपसे सिरोही, तो आपको याद रखना साथी सिरोही आपका मणिपुर में, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मणिपुर में कौन सा है? सिरोही और काबुल लामजाओ, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ साथी। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है अंबेडकर ए लाइव पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी सभी साथी छाप के बताएंगे जो आपका अंबेडकर ए लाइव पुस्तक है इसके लेखक कौन है? जल्दी से बता दीजिए। यदि पूछे साथी अंबेडकर ए लाइव पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपको बताना है साथी कौन है। देखो यहाँ पर राजेश तलवार नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर होगा शशि थरूर। क्या होगा? शशि थरूर। राजेश तलवार ने एक पुस्तक लिखी अम्बेडकर जी के ऊपर। उनकी पुस्तक का नाम है कि आ बॉय। क्या नाम है साथी? आ बॉय हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन। इनकी ये पुस्तक है, आ बॉय हु
रोट हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन, एक लड़का जिसने संविधान लिखा, ठीक है। अब वो है हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इसको याद रखेंगे। ये किसकी है कॉन्स्टिट्यूशन, ये साथी आपकी है राजेश तलवार की, ठीक है, इनको याद रखेंगे। इसके अलावा यदि पूछे अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक किसकी है तो बताना है शशि थरूर, ठीक है। यदि पूछ ले बिमल जलान, देखो ये भारत के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के, ठीक है, तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी है फ्रॉम डिपेंडेंट, कौन लिखी साथी, इसको लिख लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसी पुस्तकें आपसे टपक जाती हैं और आप एक नंबर छोड़ के आ जाते हैं, इस तरह से आप लिख लेंगे, ठीक है। इनको फ्रॉम डिपेंडेंट कौन सी है साथी, फ्रॉम डिपेंडेंट टू सेल्फ रिलायंस, क्या है साथी, फ्रॉम डिपेंडेंट टू सेल्फ रिलायंस, ठीक है, इनको याद रखेंगे। ये किसकी है तो बताना है ये बिमल जलान की पुस्तक है, ठीक है। और गीतांजलि श्री, इनको याद रखना है, इनकी पुस्तक है रेत की समाधि, कौन सी साथी, रेत की समाधि। इसी पुस्तक के लिए इनको क्या मिला है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है, ठीक है, रेत की समाधि के लिए। रेत की समाधि में क्या हुआ है साथी, आपको याद रखना है, रेत की समाधि जो है इसका हुआ है अंग्रेजी में ट्रांसलेट, किसमें, इंग्लिश में। देखो बुकर पुरस्कार किसको मिलता है, उसको मिलता है साथी जिसको, जो पुस्तक आपकी हिंदी भाषा में हो उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ हो, इसको, इस पुस्तक को मिलता है बुकर पुरस्कार, ठीक है। तो बहुत सारी पुस्तकों में गीतांजलि श्री की जो रेत की समाधि थी इसका इंग्लिश में अनुवाद किया था डेजी रॉकवेल ने, किसने साथी, डेजी रॉकवेल ने, इनको याद रखेंगे, डेजी रॉकवेल ने किसका इंग्लिश में अनुवाद किया था, तो आपको याद रखना है रेत की समाधि को। इसीलिए इन दोनों को क्या मिला है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ठीक है। अंबेडकर ए लाइफ किसकी है तो याद रखना है शशि थरूर की, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है साथी, मैं भी सुभाष नामक अभियान किस राज्य ने शुरुआत की है, तो आपको याद रखना है जो आपका मैं भी सुभाष नामक अभियान है इसको किसने शुरुआत की है, जल्दी से बता देंगे, ठीक है। यदि पूछे मैं भी सुभाष नामक अभियान की किसने शुरुआत की है तो बताना है, आपको बताना है, क्या बताना है साथी, लद्दाख बताना है, ठीक है, लद्दाख। मैं भी सुभाष अभियान की शुरुआत किस राज्य में हुई है तो बताना है लद्दाख में, ठीक है। यदि पूछ ले जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन है, क्या पूछ ले साथी, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल। आपसे बार बार एक शिफ्ट में एसएससी जीडी क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी देश का राज्यपाल या राज्यपाल संबंधित क्वेश्चन, तो आपसे अब पूछ सकता है जम्मू कश्मीर के, ठीक है। तो इनको याद रखना है, ये है मनोज सिन्हा, कौन है, डॉक्टर मनोज, क्या नाम है इनका साथी, डॉक्टर मनोज सिन्हा, ठीक है। मनोज सिन्हा कौन है तो आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर के राज्यपाल है, ठीक है, मनोज सिन्हा, डॉक्टर मनोज सिन्हा, ये कहाँ के, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल। यदि पूछ ले पंजाब को बताना है साथी, एक विधायक एक पेंशन योजना, कौन सी, एक विधायक एक पेंशन, ठीक है, एक विधायक एक पेंशन, ये किसने लागू की है तो बताना है पंजाब सरकार ने। पंजाब के सीएम कौन है तो बताना है भगवंत मान, कौन साथी, भगवंत मान है। यहाँ पर कुल 117 सीटें हैं, कितनी, 117 सीटें हैं पंजाब में। और सरकार किसकी है तो बताना है साथी आम आदमी पार्टी, किसकी, आम आदमी पार्टी की यहाँ पर सरकार है, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेंगे। इसके अलावा साथी आपसे यदि पूछ ले, यहाँ पर यदि आपसे पूछ ले साथी उत्तर प्रदेश की योजना है तो आपको बताना है साथी उत्तर प्रदेश में बताना है आपको 2-3 योजनाएं हैं, एक जिला एक उत्पाद, कौन सी साथी, एक जिला एक उत्पाद, ठीक है। एक जिला एक उत्पाद योजना किसकी है तो बताना है उत्तर प्रदेश की, ठीक है, किसकी है साथी, उत्तर प्रदेश की, इसको भी याद रखेंगे। इसके अलावा आपसे पूछे साथी एक जिला एक खेल, क्या पूछे, एक जिला एक खेल योजना किसकी है तो बताना ये भी साथी उत्तर प्रदेश की है, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। यदि पूछ ले पंचामृत योजना साथी कहाँ की है, पंचामृत योजना, तो आपको बताना ये साथी कहाँ की है, ये भी उत्तर प्रदेश की है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं भी सुभाष नामक अभियान की शुरुआत किस राज्य ने की है तो बताना लद्दाख ने, ठीक है साथी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। मैं भी सुभाष नामक अभियान किस राज्य ने शुरुआत की है, लद्दाख ने, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे कह रहा है कि ऑल इंडिया, क्या कह रहा है साथी, भारत में ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई है। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है भारत में ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई है तो आपको याद रखना है साथी भारत में ऑल इंडिया जो रेडियो है इसकी शुरुआत हुई थी 1936 में, ठीक है। ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई थी, देखो ऑल इंडिया रेडियो एक संस्था है, ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी तो बताना 1936 में। लेकिन यदि पूछे रेडियो का प्रसारण कब शुरू हुआ था तो बताना है साथी रेडियो का प्रसारण आपका कब शुरू हो गया था 1927 में, ठीक है, कब हो गया था 1927 में, ठीक है। लेकिन जो ऑल इंडिया रेडियो है इसकी स्थापना कब हुई थी तो बताना है 1936 में, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा साथी आपसे पूछ ले इसका आंसर तो हो जाएगा हमारा 1936। यदि पूछ ले 1959 तो बताना है भारत में पहली बार टीवी की शुरुआत हुई थी, किसकी, टीवी रोग नहीं है, टीवी प्रसारण वाली, यानी कि टेलीविजन की शुरुआत किसकी साथी, टेलीविजन की शुरुआत कब हुई थी तो आपको याद रखना है टेलीविजन की शुरुआत हुई थी आपकी 1959 में, ठीक है। इसके अलावा 1853 पूछ ले साथी तो आपको याद रखना है 1853 यहाँ पर क्या हो जाएगा, भारत में पहली बार ट्रेन चली थी, क्या चली थी, पहली बार साथी ट्रेन चली थी, ठीक है, ट्रेन चली थी। देखो पहली बार ट्रेन चली थी ये डीजल से चली थी, ठीक है। यदि पूछ ले आपसे पहली बार ट्रेन आपकी बिजली से यानी इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली तो बताना 1925 में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी, ठीक है साथी, कैसी, पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन, ठीक है,
इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली थी? तो आपको याद रखना है ये 1925 में चली थी। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। भारत में ट्रेन के जनक कौन है? तो बताना है ट्रेन नारे का श्रेय जाता है डलहौजी को। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ ले यहाँ पर क्या पूछ सकता है, तो आपको बताना है भारत में ऑल इंडिया रेडियो, तो बताना है साथी 1936। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है साथी 2022 के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसे दिया गया? जल्दी से बताएंगे। जो आपका 2022 का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार था, इससे किसे सम्मानित किया गया? जल्दी से बता देंगे। ठीक है, यदि पूछ ले साथी 2022 का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार सम्मानित किसे किया गया है, तो बताना है किसको? अचंता शरद कमल को। किसको? शरद कमल को। ठीक है, शरद कमल अचंता को क्या किससे सम्मानित किया गया था? तो बताना मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से। क्यों किया गया है? तो साथी याद रखना है इन्होंने बर्मिंघम में, कहा साथी? बर्मिंघम में क्या किया है इन्होंने? 3 गोल्ड, कितने? 3 गोल्ड शायद, 3 गोल्ड शायद साथी इन्होंने, 3 गोल्ड शायद इन्होंने कितने? टोटल 4 पदक जीते हैं। ठीक है, 4 पदक किस में जीते हैं? तो बताना है टेबल टेनिस में। किसमें साथी? टेबल टेनिस में कितने पदक जीते हैं? तो आपको याद रखना है टेबल टेनिस में इन्होंने 3 गोल्ड और एक ब्रॉन्ज शायद, कुल बर्मिंघम में 4 पदक जीते हैं। ठीक है, टेबल टेनिस में। इनका संबंध पूछ ले किससे है? तो बताना है टेबल टेनिस से। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना मनप्रीत सिंह, ये है भारत के हॉकी टीम के कप्तान। जो आपके मनप्रीत सिंह है, ये आपके भारतीय हॉकी टीम के कप्तान है। यदि पूछे पीवी सिंधु, तो इन्होंने बताना है आपको बर्मिंघम में इन्होंने क्या जीता है? गोल्ड मेडल। ठीक है, इसके अलावा नीरज चोपड़ा पूछ सकता है आपको, तो बताना है इन्होंने किसमें? टोक्यो 2020 में क्या जीता है? टोक्यो 2020 में इन्होंने जीता है आपका, क्या जीता है? टोक्यो 2020 में गोल्ड मेडल। ठीक है, इन्हीं को इसीलिए क्या दिया गया है? पद्मश्री। और इससे पहले 2015 में, कब साथी? 2015 में आपके पीवी सिंधु को पद्मश्री दिया जा चुका है। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ जो आपका खेल रत्न पुरस्कार है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड, तो आपको याद रखना है ये किसे दिया गया है? ये दिया गया है शरद कमल को। ठीक है, शरद कमल को दिया गया है। इसके अलावा पूछ ले मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो बताना 1991 में। कब हुई थी साथी? 1991। और पहली बार किसे दिया गया है? ये अभी जीडी में आपसे पूछा गया था पिछली शिफ्ट में कि 19 जो आपका मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है, इसको पहले सर्वप्रथम किसे दिया गया? तो बताना है साथी इसको दिया गया था विश्वनाथ आनंद को। किसको? विश्वनाथ आनंद को। ठीक है, विश्वनाथ आनंद को सर्वप्रथम दिया गया था। इसके अलावा आपको याद रखना है इसका नाम चेंज करके, पहले इसका पुराना नाम था राजीव गांधी खेल रत्न। क्या नाम था साथी? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसका नाम था? तो आपको याद रखना है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नाम था आपका मेजर ध्यानचंद का। ठीक है, लेकिन ये 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर इसका वितरण किया जाता है। ठीक है, इसी से 29 अगस्त 2000 कब को साथी? 2018 को शायद इसका नाम मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया था। ठीक है, इसका पुराना नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, ये भारत का खेल से संबंधित सबसे बड़ा अवार्ड है। ठीक है, किसे दिया गया है? तो बताना है शरद कमल अचंता को। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था? जल्दी सभी साथी छाप के बताएंगे किस संविधान संशोधन के तहत निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया था। जल्दी से बता देंगे। ठीक है, निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किस संविधान संशोधन से हुआ था? यदि पूछ ले साथी 61वां संविधान संशोधन, तो बताना है इसमें 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी वोट डालने की आयु। किसकी? वोट डालने की आयु राजीव गांधी सरकार में 1988 का एक्ट था। देखो साथी कब का एक्ट था? तो आपको बताना है इसमें 21 वर्ष थे पहली बात, तो 18 वर्ष इसकी आयु की गई थी वोट डालने की। और ये एक्ट कब का था? तो 1988 का आपका एक्ट था। ठीक है, और ये इसके लागू कब से हुआ था? तो बताना है 1989 में। ठीक है, 1989 में ये लागू हुआ था, इसको भी याद रखेंगे। यदि आपसे पूछ ले साथी 52वां संविधान संशोधन, क्या पूछ ले? 52वां संविधान संशोधन, तो बताना साथी ये दल बदल से संबंधित है। किससे? दल बदल से। ठीक है, दल बदल से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है? तो आपको बताना 52वां संविधान संशोधन। ठीक है, ये कब लागू हुआ था? ये 1985 में। कब साथी? 1985 में। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा साथी पूछ ले आपसे 44वां संविधान संशोधन, तो आपको बताना साथी इसमें संपत्ति का अधिकार, किसका? संपत्ति का जो आपका अधिकार था, असीमित संपत्ति आप रख सकते थे, इसको हटा करके किसमें? विधिक अधिकार में डाल दिया गया था। किसमें? 300 ए में। ठीक है, 300 ए में इसको डाल दिया गया था। ठीक है, 300 ए में, इसको याद रखेंगे। तो कौन सा संविधान संशोधन था? तो बताना 44वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1978 में हुआ था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। 1978 में ये हुआ था। किसकी सरकार थी? तो बताना है मोरारजी देसाई सरकार। ठीक है, मोरारजी देसाई सरकार में 44वें संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ था? आपका संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार बना दिया गया था। यदि पूछ रहे निःशुल्क विधिक सहायता, तो बताना है साथी 42वां संविधान संशोधन। कब कब बताना है साथी? तो आपको याद रखना है 42वें संविधान संशोधन के तहत निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया था। देखो इसका मतलब साथी क्या होता है? जैसे आपके ऊपर कोई केस हो जाता है, केस आपके ऊपर मान लो कोई केस हो गया, आपको तहसील जाना है, तहसील, आपके पास पैसे नहीं है आपकी सुनवाई के लिए। किसके लिए? सुनवाई के लिए आपको वकील चुनना होगा, और वकील चुनने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको सुनवाई के लिए वकील चुनेंगे, वकील चुनने के लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए, वो पैसे लेता है। लेकिन सरकार ने क्या किया
कि आपकी जो निःशुल्क विधिक सहायता है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम आपको आपकी सुनवाई के लिए सरकारी वकील देंगे। क्या देंगे? सरकारी वकील। ठीक है, आपने सुना होगा कि फलाने सिंह आज सरकारी वकील हो गए। इसका मतलब क्या है? ये सरकार के अधीन काम करेंगे, इनको सरकार पैसा देगी और ये हम जैसे लोगों को क्या कर दिलवाएंगे? न्याय दिलवाएंगे। ठीक है, तो इसी का मतलब होता है निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक है, इसको कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन के तहत। इसी संविधान संशोधन को क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं? लघु संविधान कहते हैं। इसको याद रखेंगे। किसको कहते हैं साथी? लघु संविधान। तो याद रखना 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु संविधान। ये कब हुआ था? तो बताना 1976 में साथी, 1976 में इंदिरा गांधी सरकार में। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। इसके अलावा आपसे पूछ ले साथी, इसी में जुड़े थे आपके फंडामेंटल ड्यूटी। क्या जुड़ा था? फंडामेंटल ड्यूटी, यानी कि मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। इसी के तहत प्रस्तावना में एक बार संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, प्रस्तावना में जो आपका एकमात्र संशोधन हुआ है ये इसी के तहत हुआ था। इसके अलावा क्या हुआ था साथी? तो आपको याद रखना है, इसमें जोड़ा निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक है, इसको याद रखेंगे। यदि पूछ रहे निःशुल्क विधिक सहायता किसमें है, तो बताना है साथी ये आपके नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, 39A में इसको जोड़ा गया है। ठीक है, और नीति निर्देशक तत्व आपको पता ही है क्या है? न्यायालय में अपरिवर्तनीय है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, हाल ही में मेघालय का राज्यपाल किसे नियुक्त किया? जल्दी से बताएंगे, हाल ही में मेघालय के राज्यपाल कौन बने हैं? ठीक है, तो आपको याद रखना है साथी, मेघालय के जो राज्यपाल हैं ये आपके बने हैं BD मिश्रा। ठीक है, कौन बने हैं? BD मिश्रा। BD मिश्रा को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ठीक है, क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश के आपके भी किसके? अरुणाचल प्रदेश के भी क्या है? लेखपाल है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के। इसके साथ साथ इनको क्या दे दिया गया है? अतिरिक्त प्रभार दिया है। कहाँ का? तो बताना है मेघालय का। ठीक है, यदि पूछे साथी भगत सिंह कोश्यारी कहाँ के राज्यपाल हैं, तो आपको बताना है महाराष्ट्र के। कहाँ के साथी? महाराष्ट्र के। ठीक है, महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और यहाँ के CM कौन है? ये आपसे 2-3 बार पूछ चुका है। CM कौन है? एकनाथ शिंदे। ठीक है, कौन है? एकनाथ शिंदे। इनको भी याद रखेंगे। यदि पूछे साथी बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है, तो आपको बताना ये पंजाब के हैं। कहाँ के साथी? पंजाब के आपके कौन है? पंजाब के आपके ये राज्यपाल है। ठीक है, इसके अलावा साथी आपसे पूछ सकता है कि इनके पास एक अतिरिक्त प्रभार है चंडीगढ़ का। ठीक है, चंडीगढ़ चूंकि अपना केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़, तो इनको यहाँ का भी राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसके अलावा पूछे CV आनंद घोष, तो आपको बताना है साथी ये कहाँ के हैं? ये आपके पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है। कहाँ के? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? तो बताना है CV आनंद घोष। ठीक है, यहाँ पर भगत सिंह कोश्यारी कहाँ के? महाराष्ट्र के। बनवारी लाल पुरोहित पंजाब और चंडीगढ़ के। CV आनंद घोष पश्चिम बंगाल के। और BD मिश्रा अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। ठीक है, ये दोनों याद रखेंगे। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि पूछ ले 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक न्यूनतम जनगणना तो कहाँ का था? तो बताना है अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ साथी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आपका 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? जल्दी सभी साथी छाप के बताएंगे। जो आपकी 9वीं पंचवर्षीय योजना थी इसका कार्यकाल क्या था? ठीक है, यदि पूछे आपसे 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल पूछा है, आपसे पूछ सकता है और सारे क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना से। तो मैंने पंचवर्षीय योजना की एक स्पेशल वीडियो डाल दी है, उनको आप सर्च करके देख लेंगे। ठीक है, मिल जाएगी वो हमारे चैनल पर। ठीक है, पंचवर्षीय योजना की यदि पूछे 9वीं पंचवर्षीय योजना, तो साथी सबसे पहले तो आपको बताना है पहली पंचवर्षीय योजना कौन सी? फर्स्ट। तो बताना है साथी ये कब से कब तक चली थी? तो बताना 1951 से लेकर के 1951 से 56 तक। ठीक है, इसके अलावा साथी आपसे पूछ रहे दूसरी, तो बताना है 56 से लेकर 61 तक। ठीक है, इसके अलावा पूछे तीसरी, तो 61 से लेकर साथी 66 तक। 61 से लेकर 66 तक। ठीक है, इसके बाद आया 3 साल का गैप। कितने साल का? 3 साल का। इसके बाद अगली चली थी 69 से लेकर के 74 तक। ठीक है, ये कौन सी थी? ये चौथी थी। और पांचवी आपसे पूछ ले तो आपको बताना है साथी पांचवी चली थी आपकी कब से? 74 से लेकर 78 तक। एकमात्र पंचवर्षीय योजना जो सिर्फ अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई, तो बताना है 74 से 78 तक पांचवी पंचवर्षीय योजना थी। यदि पूछे इसके बाद आया था 2 साल का अनवरत प्लान, यानी कि रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान कब आया था आपका? तो बताना 1978 से लेकर 80 तक। ठीक है, इसके बाद छठवीं पंचवर्षीय योजना 80 से लेकर के 85 तक। ठीक है, 80 से लेकर 85 तक। इसके अलावा सातवीं पंचवर्षीय योजना आपकी 85 से लेकर के 90 तक। ठीक है, पंचवर्षीय योजना सातवीं थी 85 से 90 तक। इसके अलावा फिर आया 2 साल का गैप। ठीक है साथी, 2 साल का गैप पुनः आया। इसके बाद चली थी, ये तो कितनी हो गई? ये पहली हो गई, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, थर्ड। इसके बाद फिर गैप आया, फिर इसके बाद चौथी आई, पांचवी, छठवीं, सातवीं। ठीक है, सातवीं। इसके बाद 2 साल का गैप आया और 8वीं पंचवर्षीय योजना चली थी 92 से 97। ठीक है, ये कौन सी हो जाएगी आपकी? ये आपकी 8वीं हो जाएगी। ठीक है, और 9वीं पूछे तो बताना 97 से 2002। क्या हो जाएगा साथी? 97 से 2002। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको याद रखेंगे। ठीक है, 97 से 2002 तक चली थी आपकी कौन सी? इसको याद रखेंगे। ये आपकी 9वीं पंचवर्षीय योजना थी। लगभग जितनी पंचवर्षीय योजनाओं का कार्यकाल था मैंने लगभग करवा दिया है। ठीक है, इसके अलावा 2 से चलेगी 7, 7 से चलेगी 12, 12 से 17। ठीक है, कुल मिलाकर अभी तक 12 पंचवर्षीय योजना चली पूरे देश में। ठीक है, 12 पंचवर्षीय योजना चली। इसके बाद क्या हुआ?
पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर करके नीति आयोग की स्थापना कर दी गई थी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या हो जाएगा हमारा, 97 से लेकर के 2002 तक। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी साथी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है साथी, भारत के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भारत रत्न की शुरुआत कब हुई। देखो जल्दी से बताएंगे सभी साथी, जो आपका भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है यानी प्रथम पुरस्कार, इसकी भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी, जल्दी से बता देंगे। ठीक है, आज आपके पुरस्कारों का वितरण किया जाएगा। आज चूंकि 26 जनवरी है तो आपके पुरस्कारों का वितरण किया जाएगा। अगली बार करंट में देखेंगे हम कि कौन से पुरस्कार किसको दिए गए हैं। ठीक है, इनको याद रखेंगे। यदि पूछे भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी साथी, तो आपको बताना साथी ये हुई थी 1954 में। कब हुई थी साथी, 1954 में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत रत्न की शुरुआत कब हुई, तो 1954 में हुई थी। ठीक है, इसमें क्या क्या है तो बताना है साथी। इसमें एक तो आपका पीपल का पत्ता है। ठीक है, पीपल का आपका पत्ता है। इसके अलावा क्या है आपको बताना है, देवनागरी भाषा में लिखा है भारत रत्न। क्या लिखा है, देवनागरी। आपको ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखना है। देवनागरी भाषा में क्या लिखा है, भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न लिखा है। इसके अलावा इसमें क्या है, सूर्यदेव की, भगवान सूर्य की क्या है, प्रतिमा है। ठीक है, ये इस तरह से एक पत्ता होता है, इस तरह से पीपल का, इसमें इसी में सब कुछ दिया गया है। ठीक है, इसी में आपका सब कुछ दिया गया है। इस तरह से पीपल का पत्ता होता है, इसमें यहाँ पर भारत रत्न लिखा है और यहीं पर सूर्यदेव की प्रतिमा बनी और पीपल का पत्ता है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा पूछे सर्वप्रथम इसे दिया किसे गया था, तो आपको बताना है 3 लोगों को दिया गया था साथी। सर्वप्रथम 1954 वाला कितने लोगों को दिया गया था, 3 लोगों को। ठीक है, 3 लोगों को दिया गया था। कौन कौन थे वो लोग, एक तो आपके थे सी राजगोपालाचारी। कौन थे, राजगोपालाचारी। ठीक है, राजगोपालाचारी ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, राजगोपालाचारी। ठीक है, ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल। इसके अलावा दिया गया था साथी वेंकट रमण को। किसको, सी वेंकट रमण, चंद्रशेखर वेंकट रमण। किसको, चंद्रशेखर वेंकट रमण को क्या दिया गया था, ये प्रथम पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा दिया गया था आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे, ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। राधाकृष्णन जी को पहला क्या दिया गया था, भारत रत्न। तो 3 लोगों को दिया गया था पहली बार भारत रत्न, इसको भी याद रखेंगे। यदि पूछ ले साथी आपसे, क्या पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है 1956, तो बताना है इसमें आया था आपका राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया था, तो बताना है 1956 में। किसकी सिफारिश थी, तो बताना फजल अली। कौन थी साथी, फजल अली की सिफारिश थी। जस्टिस फजल अली थे ये, इस कमीशन के क्या थे, फजल अली अध्यक्ष थे। ठीक है, और 1953 में क्या हुआ था, तो बताना भाषा के आधार पर। कैसा साथी, भाषा के आधार पर पहली बार आंध्र प्रदेश राज्य बना था। क्या, आंध्र प्रदेश पहली बार क्या बना था, राज्य बना था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन बना था, आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा साथी आपको याद रखना है 1991, तो बताना है इसमें सोवियत यूनियन यानी कि जो आपका सोवियत रूस था, सोवियत संघ, इसका विघटन हो गया था। क्या हो गया था, सोवियत संघ का विघटन। ठीक है, सोवियत संघ का विघटन हुआ तो इसमें सबसे बड़ा देश निकला था रसिया। कौन सा थी, रसिया, जो वर्तमान में सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व करता है। टोटल इसमें 15 देशों में विघटन हो गया था, जैसे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन वगैरह जितने भी देश हैं ये छोटे छोटे, ये सभी इससे निकले, मध्य एशिया के सभी देश लगभग। ठीक है, इसके अलावा इस समय इसके राष्ट्रपति कौन थे, यदि पूछे जिस समय विघटन हुआ था, इनका हाल ही में निधन हुआ, इसलिए ये पूछ सकता है। ठीक है, तो बताना साथी मिखाइल गोर्बाचोव थे। कौन थे, मिखाइल गोर्बाचोव। ठीक है, कौन थे, मिखाइल गोर्बाचोव कौन थे, इस समय इनके राष्ट्रपति थे जब सोवियत यूनियन टूटा था। ठीक है, इन्हीं को पूरी जिम्मेदारी दी जाती सोवियत यूनियन टूटने की। ठीक है, तो भारत का सर्वश्रेष्ठ भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, 1954 में। इनको याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, चेकमेट नामक शब्दावली का संबंध किस खेल से, जल्दी से बताएंगे। देखो जो क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, आपसे जो नहीं बनते बार बार एग्जाम में, और जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए, जल्दी से बताएंगे सभी साथी। चेकमेट नामक शब्दावली जो है इसका संबंध किस खेल से है। ठीक है, यदि पूछे साथी आपसे बॉक्सिंग, देखो बॉक्सिंग पूछ सकता है, तो आपको बताना है इसमें तो एक बाकआउट होता है। क्या होता है, बाकआउट। ठीक है, बाकआउट किस में होता है, ये बॉक्सिंग में होता है। इसके अलावा इसमें होता है रिंग। क्या होता है साथी, बॉक्सिंग में रिंग होता है। यदि पूछ रहे साथी टेनिस, तो टेनिस से आपको याद रखना है, टेनिस में एक तो आपकी सर्विस होती है। क्या, सर्विस, जो सर्विस नामक ये शब्दावलियां हैं। ठीक है, ये खेलों से संबंधित उनकी शब्दावलियां, इनको देख लेंगे। सर्विस होती है और इसमें एस होता है। क्या होता है, एस। ये एस करने वाला नहीं, ये एस होता है, ये लगाया जाता है। ठीक है, सर्विस देते समय। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है बैडमिंटन साथी। क्या पूछ सकता है, बैडमिंटन, तो बताना है बैडमिंटन में एक लब होता है। क्या होता है, लब। ये लब यार प्यार वाला नहीं है, देखो नहीं पागल हो जाओ इसके लिए। ये लब किस में होता है, बैडमिंटन में होता है। ठीक है, ये इसकी शब्दावली है। इसके अलावा इसमें होता है डबल। क्या होता है साथी, डबल। इसके अलावा होता है फॉल्ट। ठीक है, फॉल्ट, प्यार के चक्कर में न पड़ जाना, ये प्यार होता है, बैडमिंटन का एक शब्द है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। यदि पूछे शतरंज में, तो बताना साथी इसमें चेकमेट होता है। क्या होता है, चेकमेट। ठीक है, चेकमेट किसमें होता है, तो बताना साथी ये शतरंज में होता है। ठीक है, चेकमेट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है,
चांडी पर्व किस राज्य से संबंधित है? जल्दी से बताएंगे। जो चंडी पर्व है ये आपका किस राज्य में मनाया जाता है? चांडी पर्व जल्दी से बता देंगे। यदि पूछे साथी चांडी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है तो जल्दी से बताएंगे। ठीक है, आपसे पूछ सकता है छत्तीसगढ़ में कौन सा पर्व मनाया जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कौन सा मनाया जाता है तो आपको याद रखना है कौन सा मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। एक मनाया जाता है आपका हरेली। हरेली हरेली के अलावा क्या मनाया जाता है? मड़ई। क्या मनाया जाता है साथी? मड़ई। ठीक है साथी, मड़ई मनाया जाता है। मड़ई मड़ई के अलावा आपसे आपसे पूछ सकता है मेघनाथ। ठीक है, मेघनाथ मनाया जाता है। ठीक है, मेघनाथ मनाया जाता है। मेघनाथ के अलावा मनाया जाता है छेरछेरा। ये जो आपके इतने सारे त्यौहार हैं ये कहाँ के हैं? छेरछेरा ये सब के सब कहाँ गए? छत्तीसगढ़ के। ठीक है, इनको याद रखेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में पूछ ले तो बताना है रासलीला। रासलीला रासलीला के अलावा नौटंकी। नौटंकी ये सब हम ही लोग करते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश वाले हम सब नौटंकी करते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में पूछ ले तो बताएंगे मध्य प्रदेश में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है तो आपको बताना है भगोरिया। ये यहाँ का एक नृत्य है। क्या साथी? भगोरिया यहाँ का एक क्या है? नृत्य है। ठीक है, भगोरिया नृत्य कहाँ का है? ये आपका मध्य प्रदेश का है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो चंडी पर्व कहाँ हो जाएगा? हमारा झारखंड हो जाएगा। ठीक है, झारखंड में चंडी के अलावा कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो आपका सरहुल है, मोस्ट इंपोर्टेंट, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपका एक टुसू है। कौन सा? टुसू। ठीक है, टुसू त्यौहार ये कहाँ मनाए जाते हैं? ये आपका झारखंड में मनाया जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? चंडी पर्व कहाँ पर? झारखंड में। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है लंदन स्थित इंडिया हाउस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जल्दी से बताएंगे। जो आपकी लंदन स्थित इंडिया हाउस है इसकी स्थापना कब की गई थी? जल्दी से बता देंगे। यदि पूछे इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी तो बताना है साथी आपको इसकी स्थापना की थी किसने? इंडिया हाउस की श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। किसने? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। ये आपके क्रांतिकारी थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। इन्होंने लंदन स्थित इंडिया हाउस की स्थापना की थी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। यदि पूछे लाला हरदयाल, देखो क्या पूछ सकता है आपसे? लाला हरदयाल। ये क्वेश्चन आपसे बार बार परीक्षा वाला पूछता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। यदि पूछे लाला हरदयाल तो बताना इन्होंने सैन फ्रांसिस्को, कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी। किसकी? गदर पार्टी की। ठीक है, गदर पार्टी। इनके साथ आपके शामिल थे सोहन। ठीक है, कौन थे? सोहन सिंह इनमें शामिल थे गदर पार्टी में। सोहन सिंह और लाला हरदयाल ने किसकी स्थापना की थी? गदर पार्टी की। कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। ठीक है, यूएसए के पश्चिमी भाग में। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। यदि पूछे बीडी सावरकर साथी, बीडी सावरकर तो आपको बताना साथी बीडी सावरकर में क्या है तो आपको बताना इन्होंने की थी स्थापना अभिनव भारत की। किसकी? अभिनव भारत की। ठीक है, अभिनव भारत की स्थापना कब की थी इन्होंने? अभिनव भारत की तो आपको याद रखना है 1904 में साथी। कब? 1904 में। ठीक है, इसके अलावा इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया हाउस का आपका हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। यदि पूछ ले आपसे मैडम भीकाजी कामा, क्या पूछे? मैडम भीकाजी कामा तो बताना है साथी इन्होंने जर्मनी के स्ट्रूगार्ड में। कहाँ पर? जर्मनी के स्ट्रूगार्ड में। कहाँ पर? एक मिनट साथी, जर्मनी के स्ट्रूगार्ड में इन्होंने क्या किया था? स्ट्रूगार्ड में जर्मनी के इन्होंने एक तिरंगा फहराया था। क्या फहराया था? तिरंगा, भारत का झंडा फहराया था। ठीक है, उस समय झंडा अलग अलग रंग का था, अलग रंग का, लेकिन ये तिरंगा नहीं था, लेकिन भारत का झंडा था। ठीक है, किसने फहराया था? भीकाजी कामा ने। कब फहराया था साथी? 1907 में। ठीक है, यदि पूछ ले आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे? लंदन स्थित इंडिया हाउस की स्थापना किसने की है तो आपको याद रखना है साथी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। ठीक है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखेंगे। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है खिलाफत आंदोलन में मुख्य भूमिका किसकी थी? जल्दी से बताएंगे। देखो अभी तक आपने मोहम्मद अली, शौकत अली तो पढ़ा होगा, लेकिन आज आपको बताएंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद भी खिलाफत आंदोलन के एक प्रमुख सक्रिय नेता थे। ठीक है, मुख्य भूमिका इनकी भी थी। तो आपको याद रखना है खिलाफत आंदोलन में कौन कौन शामिल था? मोहम्मद अली जिन्ना शामिल था। सॉरी, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं, मोहम्मद अली, एक मिनट, मोहम्मद अली के अलावा शौकत अली और मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, ये जो मोहम्मद अली और शौकत अली थे ये सगे भाई थे। क्या थे साथी? सगे भाई। देखो खिलाफत आंदोलन चलाया क्यों गया था? जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था 14 से 18 तक। कब साथी? 14 से 18 तक, 1914 से लेकर 1918 तक आपका प्रथम विश्व युद्ध जब हो रहा था, इसमें क्या हुआ? तुर्की हार गया इंग्लैंड से। जब तुर्की इंग्लैंड से हार गया तो इंग्लैंड ने तुर्की पर कब्जा कर लिया। ठीक है, और जो तुर्की का राजा होता था उसका पद था खलीफा। क्या? खलीफा। ठीक है, और इस खलीफे के पद को किसने? इंग्लैंड ने कर दिया समाप्त। जब इंग्लैंड ने समाप्त कर दिया तो इंग्लैंड के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया। जब इंग्लैंड के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ तो भारत में इस विद्रोह का नेतृत्व किया था मोहम्मद अली, शौकत अली और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। ठीक है, और यह विद्रोह भारत में लखनऊ में शुरू हुआ था। कहाँ पर? लखनऊ से। ठीक है, लखनऊ से, इसको भी याद रखेंगे। इसके अलावा यदि पूछ ले इसमें आग में घी डालने का काम किसने किया था, यानी कि इनको मार्ग किसने दिखाया तो बताना महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। देखो सबसे बड़े नेतृत्वकर्ता कौन थे? महात्मा गांधी। इनके अंदर काम करते थे मोहम्मद अली, शौकत अली और मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, यदि पूछे इसका परिणाम का निकला तो बताना है साथी जी जो खलीफा का पद था इसको पद को इसने खत्म कर दिया इंग्लैंड ने। लेकिन जब इंग्लैंड ने तुर्की को वापस अधिकार दिए तो तुर्की ने ही इस खलीफा के पद को खत्म कर दिया।
जो तुर्की था इसने ही इस खलीफा के पद को खत्म कर दिया। इससे हमारा खिलाफत आंदोलन हो गया समाप्त। और इसमें क्या हुआ, महात्मा गांधी जी, जो आपके महात्मा गांधी जी थे, ये हिंदू मुस्लिम एकता करने में एक रहे। क्या साथ ही हिंदू हिंदू और मुस्लिम एकता में करने में एक हो गए थे। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कौन सा आंदोलन था, तो बताना है आपका। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कौन था, आपका खिलाफत आंदोलन था। ठीक है, इसमें गांधी जी ने मुसलमान भाइयों का साथ दिया था। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। यदि पूछे इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बताना उपर्युक्त सभी, यानी कि तीनों के तीनों लोग, मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद, तीनों के तीनों खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है चंपारण में प्रचलित तिनकठिया पद्धति का संबंध किस खेती से था। जल्दी से बताएंगे, जो आपका चंपारण संबंधित था तिनकठिया पद्धति, इसमें कौन सी खेती थी। तो आपको बताना साथी, ये घटना है 1917 की। कब की, 1917 की। जब किसान, देखो इसका कार्यकाल प्रारंभ हो गया था लगभग 1916 से 1915 से लगभग। ठीक है, ये लोग किसानों से, अंग्रेज जो थे आपके, अंग्रेज किसानों से जबरदस्ती किसकी खेती करवाते थे, किसकी, नील की खेती। ठीक है, और नील की जो खेती थी साथी, ये क्या है, ये पानी ज़्यादा सोखती थी। तो आसपास के, जैसे ये नील का पेड़ लगा है और यहाँ पर गेहूँ है, अन्य पेड़ है, गेहूँ है वगैरह, धान है, इस तरह से ये नील का जो पेड़ है ये बहुत ज़्यादा पानी सोखता था। ये आसपास के लगभग 2-3 हेक्टेयर एरिया का पानी सोख लेता था। ठीक है, 2-3 हेक्टेयर नहीं, 20 से 30 सेंटीमीटर दूर तक का पानी सोख लेता था। ठीक है, तो जो ये आपका ये खेत था, मान लो ये खेत है, इसके 3/20 भाग पर, जैसे ये पूरा 20 खेत है आपका, 20, तो इसके 3 भाग पर आपको करनी पड़ती थी नील की खेती। ठीक है, 3 गठिया पद्धति, इसी क्या कहते हैं, 3 गठिया पद्धति, यानी कि 3/20 भाग पर किसान को जबरदस्ती नील की खेती करनी पड़ती थी। इसमें अंग्रेज इनको देते थे भर भर के टैक्स। ठीक है, और लेकिन क्या हुआ, नील की खेती तो किसान करते थे, मान गए थे, लेकिन जब 1916 में, कब साथी, 1916 में के दशक में, 1916 के दशक में जर्मनी में हो गई थी कृत्रिम रंगों की खोज, यानी कि आर्टिफिशियल रंगों की खोज हो गई। तो जो ये नील था, इनको लेने से अंग्रेजों ने कर दिया मना। जब किसानों ने इतने हिसाब से नील पैदा किया, आप इनका नील नहीं खरीदेंगे तो किसानों को नुकसान होगा। अन्न जो धान थे आपके, गेहूं थे, ये फसल हो नहीं पा रही थी इस कारण। ठीक है, तो इसको जब मना कर दिया तो आपके कौन थे, आपको याद रखना, महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी जी 1917 में, कब साथी, 1917 में चंपारण के किसानों के लिए आंदोलन करा था इन्होंने कौन सा आंदोलन करा था, तो बताना, चंपारण का आंदोलन करा था 1917 में। ठीक है, ये एक क्षेत्रीय आंदोलन था, इसको क्या कहा गया, तो चंपारण का आंदोलन कहा गया था। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये सब समझ में आ गया, किस तरह से नील की खेती हुई थी और इसका क्या कारण था चंपारण आंदोलन का। ठीक है, यदि पूछे इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो साथी हो जाएगा आपका नील की खेती। ठीक है, नील की खेती, 3 गठिया पद्धति का संबंध नील की खेती से था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या रहा है साथी, अगला क्वेश्चन कह रहा है कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने की थी। जल्दी से बताएंगे, जो आपकी कांग्रेस समाजवादी पार्टी थी, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो आपको याद रखना है, जो कांग्रेस था, इसकी समाजवादी पार्टी थी एक, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी किसने, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और मीनू मसानी ने। ठीक है, इन तीनों ने मिलकर क्या की थी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। ये आपकी समाजवादी पार्टी नहीं थी, ये समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई 1991 में। ठीक है, कब हुई थी, 1991 में। लेकिन इससे पहले आपकी स्थापना हो गई थी किसकी, ये हुई थी 1931 में। ठीक है, 1931 में इसकी स्थापना हुई थी, सॉरी 1934 में। ठीक है, 1934 में इसकी स्थापना हुई थी, माफी चाहेंगे, 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी। ठीक है, किसने किसने की थी, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और मीनू मसानी ने। जयप्रकाश नारायण को हम जानते हैं लोकनायक के नाम से, किससे साथी, लोकनायक के नाम से हम किसे जानते हैं, लोकनायक के नाम से, तो बताना है, हम जानते हैं जयप्रकाश नारायण जी को। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको भी याद रखेंगे। यदि पूछे किसने स्थापना की थी, तो जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मसानी, 1934 में। क्योंकि ये जो लोग थे, ये आपके 1931 में चले गए थे जेल, 1931 में इन लोगों को जेल भेज दिया, तो कांग्रेस वालों ने इनको जेल से बाहर नहीं निकलवाया। तो इन्होंने बाहर निकलकर 1934 में जब ये लोग रिहा हुए, तो इन्होंने अपनी कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कर दी थी। ठीक है, इसको याद रखेंगे, इन तीनों ने मिलकर कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी, इसको याद रखेंगे। यदि पूछे किस नगर को सिराज ए हिंद के नाम से जानता है, जल्दी से बताएंगे सभी साथी, कौन सा नगर है जिसे सिराज ए हिंद नाम से जानते हैं। तो आपको बताना है साथी, सिराज ए हिंद नाम से जाने जाने वाला नगर कौन सा है, ये आपका जौनपुर है। ठीक है, जौनपुर, पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद, इसी को कहते हैं पूर्व का सिराज। ठीक है, पूर्व का सिराज। ठीक है, पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद, इसे कहते हैं इसको जौनपुर को। ठीक है, यदि पूछे अहमदाबाद, तो बताना इसे कहते हैं साथी भारत का मैनचेस्टर। क्या कहते हैं साथी, अहमदाबाद को कहते हैं भारत का मैनचेस्टर। अहमदाबाद को क्या कहते हैं, भारत का मैनचेस्टर। मैनचेस्टर क्या है, तो बताना साथी, मैनचेस्टर में सर्वाधिक किसकी, सूती वस्त्रों की क्या होती है, सूती वस्त्रों के कारखाने। इस प्रकार भारत का अहमदाबाद है जहां पर सर्वाधिक सूती वस्त्रों के कारखाने हैं।
तो बताना है भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, अहमदाबाद को। यदि पूछ ले पाटलिपुत्र तो बताना है साथी पाटलिपुत्र वर्तमान में पटना का नाम है, ठीक है। प्राचीन काल में पटना को पाटलिपुत्र के नाम से जानते थे। यदि पूछे कन्नौज तो बताना है साथी इसको जानते हैं इत्र नगरी से, यानी कि इत्र की नगरी कौन है तो बताना है आपको कन्नौज, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पूर्व का सिराज या सिराज हिंद किसे कहते हैं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जौनपुर को क्या कहते हैं, पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कृष्णदेव राय ने आमुक्तमाल्यदा ग्रंथ की रचना किस भाषा में की, ठीक है। यदि पूछे आपसे कृष्णदेव राय, ठीक है, कृष्णदेव राय आप सबसे पहले याद रखेंगे विजयनगर साम्राज्य। क्या याद रखेंगे, विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की नींव किसने रखी थी तो बताना है हरिहर और बुक्का ने। किसने, हरिहर और बुक्का ने, ठीक। किसने साथी, हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी। कब रखी थी तो बताना है 1336 में, ठीक है, 1336 में। इसको याद रखेंगे। तो बताना विजयनगर साम्राज्य में आमुक्तमाल्यदा जो था ग्रंथ, इसके जो राजा थे कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के, इसकी रचना किस भाषा में की थी। देखो आपको याद रखना है जो विजयनगर साम्राज्य कर्नाटक में ऑब्वियसली है, किसमें, कर्नाटक में। लेकिन आपको यहाँ पर दिमाग नहीं लगाना, ज़्यादा दिमाग लगा लो कर्नाटक की भाषा कौन सी, कन्नड़, आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। जो आपका कृष्णदेव राय की आमुक्तमाल्यदा है इसकी रचना हुई थी आपकी तेलुगु भाषा में। किस भाषा में साथी, तेलुगु भाषा में, ठीक है। और कृष्णदेव राय जो थे ये तुलुब वंश के शासक थे। किसके, तुलुब वंश के। ये बहुत ज्यादा पूछता है, ये पीसीएस 2016 में आपसे पूछा गया था कृष्णदेव राय किस वंश के शासक थे, तो आपको बताना तुलुब वंश के, ठीक है। इसको याद रखेंगे। यदि आपसे पूछ रहे तुलुब वंश के शासक थे, इनके दरबार में रहते थे कौन, अष्टदिग्गज। कौन रहते थे साथी, अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे तो बताना है साथी कृष्णदेव राय के। किसके, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे, ठीक है, अष्टदिग्गज रहते थे। इसके अलावा पूछे यदि ये किसके समकालीन थे, कृष्णदेव राय थे जो थे ये किसके समकालीन थे, जल्दी से बताएंगे सभी साथी। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे तो बताना ये थे साथी बाबर के समकालीन। किसके, बाबर के। जब भारत में बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी उसी समय आपके विजयनगर पर क्या हुआ था, विजयनगर पर कौन थे, राजा कौन थे, कृष्णदेव राय थे, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछता है एक युद्ध मोस्ट इंपोर्टेंट है, तालीकोटा का युद्ध। क्या पूछता है, तालीकोटा का युद्ध, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, तालीकोटा का युद्ध। इस युद्ध में क्या हुआ था, विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था, ठीक है। ये हुआ था आपका 1665 में, ठीक है। कब हुआ था, 1565 में। कब हुआ था साथी, 1565 में। 1565 में क्या हुआ था, तालीकोटा का युद्ध हुआ था। इस युद्ध के तहत विजयनगर साम्राज्य का पूरी तरह से पतन हो गया था, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, देखो साथी आपसे पूछ सकता है यहाँ पर शास्त्रीय भाषाएं। देखो ये कुछ भाषाएं हैं तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना शास्त्रीय भाषाएं करा दी जाए। शास्त्रीय भाषाएं पूछ सकता है आपसे, शास्त्रीय भाषाएं। तो आपको याद रखना शास्त्रीय भाषाएं क्या होती हैं, ऐसी भाषा जिस भाषा की उत्पत्ति किसी अन्य भाषा से नहीं हुई है उस भाषा को हम शास्त्रीय भाषा कहते हैं, ठीक है। सर्वप्रथम किस भाषा को शास्त्रीय भाषा बनाया तो बताना साथी 2004 में। कब, 2004 में तमिल को, किसको, तमिल को शास्त्रीय भाषा बनाया गया। इसके अलावा 2005 में अपनी संस्कृत कौन थी, संस्कृत को भी क्या बनाया गया है, संस्कृत को शास्त्रीय भाषा बनाया गया है। इसके अलावा 2008 में हमारी दो शास्त्रीय भाषाएं बनी, 2008 में बनी दो शास्त्रीय भाषाएं, एक तो कन्नड़ हो गया, एक हो गया आपका तेलुगु। कौन सी साथी, तेलुगु, ठीक है, कन्नड़ और तेलुगु। इसके अलावा साथी 2013 में, कब साथी 2013 में किसको, मलयालम को भी शास्त्रीय भाषा बना दिया गया। किसको, मलयालम को भी क्या बना दिया गया, शास्त्रीय भाषा। और 2014 में उड़िया भी अपनी शास्त्रीय भाषा बनी। कौन सी, ओड़िया जो भाषा थी ये भी एक शास्त्रीय भाषा है, ठीक है, ओड़िया भाषा भी शास्त्रीय भाषा है। तो आपको याद रखना है, आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय भाषा सबसे प्राचीन है, तो आपको लगाना है क्या, आपको लगाना है तमिलनाडु, ठीक है, तमिल भाषा। तमिल भाषा कहाँ पर बोली जाती है, तमिलनाडु में। और संस्कृत तो वैदिक भाषा है, ठीक है। कन्नड़ कहाँ पर, कर्नाटक में। तेलुगु कहाँ पर, तेलंगाना आंध्र प्रदेश में। मलयालम कहाँ पर, केरल में। ओड़िया कहाँ पर, ओडिशा में, ठीक है। इन सभी को याद रखेंगे। तो साथी ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। यदि साथी क्लास पसंद आई है तो एक लाइक, एक शेयर, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहिए जीएस हब बाय डीएस सर। अपना ख्याल रखना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।